हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए आज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 15। देखिए क्लास 15 को हम एक बार पुनः रिकॉर्ड किए थे सुबह, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि होने की वजह से उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो फिर से हम क्लास 15 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और आपको हम बताए थे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास 1 से लेकर 15 तक मिलेगा। इसके बाद आपका न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगा। न्यू चैप्टर जो शुरू होगा उसमें से न्यूट्रिशन चैप्टर को हम लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती है। देखिए आशा कहाँ काम करती है, आप ही सोचिए। कहता है कि समुदाय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, पीएचसी स्तर पर और जिला स्तर पर। देखिए आशा को जनरली आप देखे होंगे कि गांव स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर वो काम करते हैं। जैसे कि गांव में किसी को डिलीवरी कराना रहता है तो देखिए आशा को बुलाया जाता है और उसको क्या करते हैं, हॉस्पिटल जो नज़दीकी हॉस्पिटल रहता है वहाँ लेकर के जाते हैं। ठीक है, और उसका एक जनसंख्या बना हुआ रहता है। 1000 जनसंख्या पे जो है 1000 जनसंख्या पर एक आशाकर्मी होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि आशाकर्मी जो है कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे वो कार्य करते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं। 1000 जनसंख्या पर एक आशाकर्मी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको हम बताए भी थे कि आशाकर्मी का जो पद का सृजन किसके अंतर्गत हुआ है, तो ये आपको पहले ही बता दिए। आगे है समुदाय में सामान्य की अपेक्षा अधिक बीमारी का विस्फोट क्या कहलाता है। कहने का मतलब नॉर्मल बीमारी है, ठीक है, लेकिन वो बीमारी एकाएक क्या होने लगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तब उस बीमारी को हम क्या कह देंगे वो महामारी का रूप ले लिए। जैसे कि पहले क्या था, कोरोना। कोरोना पहले केरल में फैला, नॉर्मल था, फिर दूसरे दूसरे राज्य में फैला, नॉर्मल था, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलने जब लग गया तो फिर उसे हम क्या कर दिए, महामारी घोषित कर दिए। यानी कहने का मतलब कोई बीमारी है जो नॉर्मली 2 4 5% को है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस मान ली कोई गांव है और उस गांव में पता चले घर घर बीमार होने लगे, तब उस बीमारी को हम महामारी कहते हैं। ठीक है, यानी नॉर्मल की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा विस्फोट करने लगे। जैसे कोरोना देखे थे, पूरे गांव गांव को एकदम प्रभावित करना शुरू कर दिए। अब पहले तो गांव में भी नहीं था, इक्का दुक्का किसी किसी गांव में था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिया, सभी को वो अपने रेंज में लेने लगे। यानी वो एक महामारी का रूप ले लिए। यानी सामान्य से ज़्यादा बीमारी यदि वो फैलने लगे तो हम उसे क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। कोई भी बीमारी हो, नॉर्मली कोई भी बीमारी, जैसे पहले हैजा होता था पहले, अब तो हैजा को कंट्रोल कर लिया है। नहीं तो पता चलता है कि गांव का गांव साफ, एक एक गांव में जो है पूरी तरह हैजा हुआ है, अब ले साफ हो गया। पहले जो पुराना बीमारी था वो अब तो हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं, लेकिन पहले जो हैजा था एक महामारी का रूप ले लेता था। जिस गांव में गया तो ले एकदम विस्फोटक। ठीक है, अभी भी आप देखिएगा गांव का कुछ कुछ माताएं लोग गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं। क्यों पता, क्योंकि उसे मान्यता है, उसे ये डर लगता है कि वो महामारी पुनः नहीं आए। कहीं कहीं पे आप देखिएगा किसी किसी गांव में मान्यता रहता है कि देखिएगा वो लोग जो है स्नान करने के लिए गंगा जी जाते हैं और पूजा करते हैं, ताकि जिस तरह से पहले महामारी आया था वो उस तरह का महामारी नहीं आए। खास करके पहले जो हैजा आता था ना, एक एक कर्म से लेकर के पूरे गाँव को, मैंने एक महामारी का वो रूप ले लेते थे। अब क्या है, नॉर्मल किसी को हैजा हुआ कंट्रोल कर लेते हैं, वो सामान्य बीमारी हो गया। ठीक है, लेकिन वही ज़्यादा होने लगे तब क्या कर देंगे, महामारी। महामारी को यहाँ क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक इसका हिंदी होता है महामारी। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। समुदाय यानी कम्युनिटी में सामान्य की अपेक्षा जो जनरल बीमारी है उसके अपेक्षा अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है। यानी अधिक एक बीमारी, कोई एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा विस्फोट करने लगे, नॉर्मल बीमारी था बहुत ज़्यादा विस्फोट करने लगे, तो उसे हम महामारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारत में मातृ मृत्यु दर का सामान्य कारण क्या है। देखिए भारत में मातृ मृत्यु दर का जो सामान्य कारण है, डिलीवरी के समय जो क्या होता है कि कभी कभी डिलीवरी के समय देखिए हाई ब्लीडिंग होने लगते हैं। ठीक है, तो हाई ब्लीडिंग के कारण भी जो है मृत्यु हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रसव के संबंध में रक्तस्राव, यानी प्रसव यानी डिलीवरी के समय जो रक्तस्राव होते हैं, यदि हाई रक्तस्राव होने लगते हैं तो उसके वजह से भी जो है मृत्यु हो जाता है। WHO के अनुसार 25% जो मृत्यु होता है वो पीपीएच, यानी पीपीएच कहने का मतलब हुआ वही जो डिलीवरी के समय ब्लड क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, ज़्यादा निकलने लगते हैं तब उस कंडीशन में मृत्यु हो जाते हैं। तो यहाँ कहता है भारत में मृत्यु का, मातृ मृत्यु यानी माँ के मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है, प्रसव संबंधी रक्तस्राव। यानी डिलीवरी के समय जो अधिक रक्तस्राव होने की वजह से क्या होते हैं, माँ की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे कहता है कि नवजात टिटनस से मुक्ति के लिए कार्य नीति के तहत, ये देखिए यानी बच्चा है और उसे टिटनस ना हो, नवजात, नवजात का मतलब होता है नया जन्मा हुआ, यानी कहने का मतलब हुआ जन्म से लेकर के 28 दिन तक जो होता है वो नवजात कहलाता है। ठीक है, नया जन्मा हुआ। तो नवजात के
टेटनस से मुक्ति के लिए कार्य नीति के तहत 5 स्वच्छ प्रैक्टिस यानी 5 तरीका बताया गया है जिस तरीका से जो है बच्चे में टेटनस नहीं होगा। यानी ये 5 तरीका आप अपना लेते हैं तो बच्चे में टेटनस होने की संभावना लगभग न के बराबर होगा। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि 5 तरीका है वो तो आपको पता है, ठीक है। कहता है कि 5 तरीका किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित है, यानी 5 तरीका होता है और उस 5 तरीका में से 3 तरीका ऑप्शन में आपको दे दिया गया है और एक तरीका नहीं दिया गया, यानी एक तरीका भिन्न दे दिया है जो तरीका में वो नहीं शामिल है। बात समझ गए। तो पहला है प्रसव के लिए अच्छे सतह, बिल्कुल सही है। जहां डिलीवरी होगा वहां स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा कहता परिचारिका का हाथ साफ, बिल्कुल जो परिचारिका है जो डिलीवरी के लिए आए हुए हैं उसका हाथ बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्वच्छ, ताकि संक्रमण की खतरा न रहे। आगे है कॉर्ड काटने के लिए नई ब्लेड, बिल्कुल। अब देखिए जंग लगा हुआ ब्लेड लेके काटे, कॉर्ड मतलब गर्भनाल, जो बच्चा बाहर निकलते हैं तो नहीं काट देते हैं, गर्भनाल जो माँ से जुड़ा हुआ जैसे भोजन जाता है, अब वो काटने के लिए जंग लगा हुआ कॉर्ड मारिएगा तो फिर तो टेटनस उसी समय धर लेगा, ठीक है। तो कॉर्ड जो काटिएगा उसके लिए क्या चाहिए, एकदम नया ब्लेड चाहिए, ठीक है। अब देखिए कहता स्वच्छ वायु मार्ग, देखिए स्वच्छ वायु मार्ग का जरूरत यहाँ नहीं है क्योंकि टेटनस वायु मार्ग के माध्यम से नहीं फैलता है, बात समझ लीजिए। तो वायु मार्ग के माध्यम से फैलने की जब संभावना नहीं है तो यहाँ पे 5 प्रैक्टिस में से ये 3 तो होना अनिवार्य है, लेकिन ये जो चौथा कह रहा है ये जरूरी नहीं है। तो वही आपको सवाल में कह रहा है कि 5 प्रैक्टिस में से किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं, यानी एक नहीं है बाकी चारों है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी ये तीनों जो है 5 प्रैक्टिस में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता दूध को विष संक्रमित, माना कहने संक्रमण से मुक्त करने के लिए, ठीक है। विष संक्रमित मतलब संक्रमण से मुक्त करने के लिए, दूध को विष संक्रमित करने के लिए सबसे सुरक्षित विधि क्या है। देखिए दूध को संक्रमण से मुक्त करने के लिए सबसे शुद्ध और सबसे साफ सुथरा जो विधि है, दूध को पहले गर्म कीजिए, ठीक है। दूध को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, ठीक है। गर्म करने के बाद पुनः उसे ठंडा कर दीजिए। अब कहिए गर्म करने के बाद ठंडा करने से क्या फायदा होगा, देखिए बताते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो गर्म से मर जाते हैं और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो ठंडा से मर जाते हैं। तो यदि गर्म और ठंडा दोनों कर देंगे तो जीवाणु क्या हो गया, साफ हो गया। यानी ये जो विधि कहलाता है दूध को गर्म करके ठंडा करना, ये विधि कहलाता है पाश्चराइजेशन। क्या कहलाता है, पाश्चराइजेशन। तो यही आपसे सवाल में पूछा है कि दूध को विसंक्रमित करने के लिए सबसे सुरक्षित विधि क्या है, तो सबसे सुरक्षित विधि पाश्चराइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है कि सवाल में समझने में कहीं भी दिक्कत होता होगा तो हमें कमेंट करिएगा भाई। आगे कहता है स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी किसी को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं, इसका उद्देश्य आपको क्या है। देखिए बीमारियों को उपचार करना, यदि उसे कोई बीमारी, अब देखिए हेल्थ सेवा क्यों देंगे, यदि उसे बीमार होंगे, कोई बीमार होंगे तभी तो हम उसे हेल्थ सेवा देंगे। मान लीजिए उसे फीवर है तो फीवर के लिए आप पैरासीटामोल दीजिएगा, दवा जो उसका बीमार है उसके लिए आप दवाई सुई दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एजुकेशन सेवा, हम भी एजुकेशन सेवा आपको दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है तभी तो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, यानी आपको हम सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, यानी किसी को हेल्थ सेवा क्यों दे रहे हैं, बीमारी के उपचार के लिए, बिल्कुल सही है। बीमारी की रोकथाम के लिए हम ये सेवा इसलिए दे रहे हैं कि आगे ये बीमारी ना फैले, ठीक है। आगे है स्वास्थ्य संवर्धन, यानी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए किसी को भी आप देखिए यहाँ पे सीधा कह रहा है स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किसी को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किसी का सेवा दे रहे हैं, हेल्थ संबंधी दे रहे हैं, बीमारियों को उपचार के लिए, बिल्कुल सही है। बीमारियों की रोकथाम के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पीएचसी डैश जनसंख्या पर सेवाएं प्रदान करते हैं। एक दिन और आपको बताए थे पीएचसी के बारे में। पीएचसी जो होता है वो 20,000 से लेकर के 30,000 के बीच होता है, ठीक है। तो 20,000 से लेकर के 30,000, यानी 20,000 कहने का मतलब ये हुआ 20,000 जो पीएचसी होता है ये पहाड़ी इलाका में होता है। पीएचसी केंद्र की जो स्थापना किया जाता है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्थापना किया जाता है, आखिर कहीं भी स्थापित कैसे कीजिएगा, उसके लिए एक जनसंख्या चाहिए। यानी पीएचसी कहीं स्थापित होगा तो वहाँ 20,000 जनसंख्या होना चाहिए। 20,000 जनसंख्या कहाँ होना चाहिए, पहाड़ी इलाके में। यदि पहाड़ी इलाका में कोई इलाका है जहाँ पे 20,000 जनसंख्या है तो वहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। और मैदानी एरिया में 30,000 जनसंख्या है तो वहाँ पे एक पीएचसी केंद्र स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे सवाल में आपको कह रहा है कि एक पीएचसी डैश जनसंख्या पर सेवाएं प्रदान किए जाते हैं, तो 20,000 से लेकर के 30,000 जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं, कहता है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ तो 1953 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1953 में। और इसका नाम फिर जाके चेंज कर दिया था, नियंत्रण के जगह पे उन्मूलन कर दिया था। उन्मूलन, खाली याद रखिएगा उन्मूलन। यदि उन्मूलन कर देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1958, ध्यान रखिएगा। और नीचे क्वेश्चन इस तरह का हम लिए हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण, खाली नियंत्रण लिखा हुआ, तो नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1953 में। आगे नेक्स्ट सवाल हम लिए हैं, देखिए लीजिए। कहता है कि सवाल में कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन, नियंत्रण की जगह पर क्या कर दिया, उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया था? 1958 में। ठीक है, नियंत्रण होगा तो 53 और उन्मूलन होगा तो 58, कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। आगे कहता है मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था, यानी मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था? तो मिशन इंद्रधनुष जो प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। देखिए, इसमें मिशन इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो इसी तरह से इसमें 7 बीमारियों को रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। ठीक है, 7 बड़े बीमारी, जिस बीमारी से बच्चे की डेथ हो जाते हैं, तो यदि एक टीका ये मिशन इंद्रधनुष के तहत जिस बच्चे को टीका लग जाएगा तो जो मृत्यु होने का डेथ है वो घट जाएंगे, यानी बच्चा डेथ नहीं करेंगे। क्योंकि 7 घातक बीमारी जो है वो 7 घातक बीमारी को जो है इस मिशन इंद्रधनुष के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? इसमें 7 बीमारियों को रोकथाम के लिए एक टीका है जो टीका दिया जाता है, और इसमें 7 बीमारी एक ही बार में क्या हो जाएंगे, रोकथाम हो जाएंगे। तो मिशन इंद्रधनुष का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो 25 दिसंबर 2014 को।